जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेस्ट साथी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने कल जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बैकग्राउंड देखी थी, और हमने जो पूर्व मध्यकाल में जो अरब आक्रमण हुए थे भारत पर, और उसके बाद हमने देखा था कि अरब के बाद तुर्क आए आए थे और उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की थी। हम लोगों ने अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण कल देखा था, और उसके भारत में आने से पहले जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, हमने उन परिस्थितियों को देखा था जिस पृष्ठभूमि में अरब और तुर्क का आक्रमण हुआ था। और उसके आक्रमण के बाद भारत में जो भी कुछ फेरबदल हुए थे, जो भी कुछ उसके प्रभाव निकले थे, हमने उन प्रभावों को भी देखा था। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि जो आक्रमणकारी थे, जो बाह्य आक्रमणकारी थे, भारत में क्यों सफल हुए थे, वे कौन कौन सी वजहें थी जिसकी वजह से वे आक्रमणकारी एक छोटी सी संख्या में आए थे, और वो भारत के भीतरी भागों को तक आपने देखा था कि वो गंगा नदी के उत्तर होते हुए पाल शासक यानी कि बंगाल तक पहुंच गए थे सभी आक्रमणकारी। आखिर वे कौन कौन से कारण थे, हमने कल उस कारणों को गिनाया था। कल हमने देखा था कि ये सभी कारण थे जिसकी वजह से ये आक्रमणकारी लोग भारत में आए थे और सभी छोटे छोटे राजवंशों को पराजित किया था। ठीक है। तो हमने कुल मिला के पृष्ठभूमि कल देखी थी, सल्तनत काल की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। और जो हम देखा था कि मोहम्मद गौरी जो था, उन्होंने पाल वंश तक के शासकों को, वहां तक जाके बंगाल तक के शासकों को हराया था, और हराने के बाद जो अपने विजित प्रदेश थे, भारत में जिन प्रदेशों को उसने जीता था, उन प्रदेशों को अपने दासों के बीच में बांट दिया था। और बांटने के बाद वो वापस चला गया अपने देश। बांटने के बाद जो है एक जो था वहां पर, उसके एक गुलाम थे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको जो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा वाला जो है इलाका, ये इसको सौंप दिया। और उसके बाद फिर वो वापस चला गया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई, और वहां से अपनी शासन जो है भारत के जो उत्तर पश्चिम सीमा वाला जो इलाका है, यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहीं पर लाहौर में ही अपनी जो है सल्तनत काल की स्थापना कर दी, और अपना एक पहला वंश, दिल्ली का जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसकी स्थापना कर दी। ठीक है। उसका जो उत्तराधिकारी हुआ इल्तुतमिश, उन्होंने अपनी राजधानी को वहां लाहौर से उठा करके दिल्ली लाया था, और यहां से अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया। तब से हमेशा के लिए दिल्ली ही बना रहा, लेकिन बाद के कुछ दिनों के लिए सल्तनत काल की राजधानी थोड़े दिन के लिए आगरा भी लाया गया था, लेकिन वापस फिर से वो अगले शासक के काल में फिर से दिल्ली ही चला गया। तो पूरी सल्तनत काल की जो फिक्स एक राजधानी जो थी वो दिल्ली ही थी। लेकिन बीच बीच में एक थोड़े दिन पहले, जो पहली बार यदि देखोगे तो वो लाहौर में था, और उसके बाद थोड़ी दिन के लिए आगरा आया था। जैसे सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था, तो उसने अपनी राजधानी आगरा में ले आया था, लेकिन उसके बाद फिर से वो दिल्ली ही आ गया था उसके जो उत्तराधिकारी थे उसके शासनकाल में। ठीक है। तो हम लोगों ने कल यही पृष्ठभूमि सब देखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करके चला गया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना करेगी, तो इसी के बारे में देखेंगे। आज के शासनकाल जो है, हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत दो सेशन में बटा हुआ है। आज हम उसके केवल राजवंशों को देखेंगे, चार पांच राजवंश जो दिल्ली में जो शासन किए थे, हम उसके बारे में देखेंगे। और कल जो हमारा सेशन होगा, इसका अगला पार्ट होगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासन में सबसे ऊपर जो केंद्र प्रशासन है, राज्य का प्रशासन है, और निचली प्रशासन है, उसको देखेंगे। दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला, उस काल की संगीत, उस काल की साहित्य, है ना। तो कल हम इन विशेषताओं को देखेंगे, और यदि समय बचेगा तो हम किसी दूसरे चैप्टर को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। जैसे कि दिल्ली सल्तनत के समय में ही, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है। तो ये दोनों छोटे चैप्टर हैं, यदि हो सकता है तो कल इन दोनों को भी इंक्लूड कर लूंगा उसी चैप्टर में। ठीक। फिलहाल हम लोग जो है आज उसकी जो पहला पोर्शन है, जो प्रमुख वंशावली है सल्तनत काल की, जिन पांच वंशों ने, राजवंशों ने इस पर शासन किया था, हम उस शासन के सभी पांच वंशों को देखेंगे। खासकर उन सभी पांच वंशों में जो महत्वपूर्ण शासक थे उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला वंश था यहाँ पर पूरी दिल्ली सल्तनत में, ये कुल पांच राजवंश हैं। पहला है हमारा गुलाम वंश। इस गुलाम वंश में जो चार शासक हैं, पहला है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। इन चारों के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ना है। ठीक है। चारों महत्वपूर्ण शासक हैं दिल्ली सल्तनत के, ये पहला राजवंश है और ये महत्वपूर्ण शासक हैं। इसके बारे में बहुत सारी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, आप लोगों ने पीवाईक्यू में देखा ही होगा। हमारा दूसरा राजवंश होता है खिलजी राजवंश। ठीक है। ये खिलजी राजवंश स्थापित हो जाता है गुलाम वंश के बाद। ये दूसरा शासक था खिल्जी। इसमें दो चीज पढ़ना है खिलजी राजवंश में। एक तो पढ़ना है जलालुद्दीन खिलजी, ये इस वंश का संस्थापक था, और इसका उत्तराधिकारी जो है अलाउद्दीन खिलजी। इस वंश में यही दो महत्वपूर्ण है। एक तो संस्थापक होने के नाते जो कुछ उपलब्धियां हासिल की उसके बारे में पढ़ना है, और अलाउद्दीन खिलजी इस पूरे वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था।
ठीक है। और पूरे सल्तनत का क्या यदि कहिए तो जिन्होंने सबसे ज्यादा उपलब्धि हासिल की ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। मोहम्मद बिन तुगलक भी है, लेकिन उसने ज्यादातर जो है उसके असफल अभियान रहे थे, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा ठीक है पढ़ना ही है। लेकिन ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा हुआ था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, तो हम इसको पढ़ेंगे। इस वंश का जो है, इस सल्तनत का तीसरा जो वंश था ये हमारा था तुगलक वंश। इन्होंने 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया था, और इस वंश के 3 प्रमुख शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक जो इस वंश का संस्थापक था, मोहम्मद बिन तुगलक इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, और तीसरा इस वंश का फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। सभी वंशों में बहुत सारे शासक हैं, सभी शासकों को नहीं पढ़ना, केवल वहीं से पढ़ना है जहां से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और जहां से संभावना है। ठीक है, क्योंकि एक लंबी चौड़ी वंशावली आप देख रहे हो ना, कब से लेकर के 1206 से लेकर के यहाँ पर 1526 एक 325 सालों तक दिल्ली सल्तनत रहा। तो 300 साल में आप समझ सकते हो कि 500 से ज्यादा शासक हुए। तो क्या सबको पढ़ना जरूरी है? क्या सभी पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यही 5-6 जो हमने नाम सेलेक्ट किया है उन्हीं को पढ़ना है, और सब यही पढ़ते हैं। ठीक है। चौथा इस वंश का जो शासक था वो था सैयद वंश। 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो है राजवंश था। इन्होंने सबसे कम समय तक शासन किया था। ठीक है। इस वंश के कुछ भी कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं है, बस ये खिज्र खान का ध्यान इसलिए रखना है, याद रखना है कि इस वंश के ये संस्थापक थे सैयद वंश के। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना इस वंश के बारे में। पांचवा वंश है लोदी वंश। इन्होंने 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया था। इस वंश के 3 शासक हुए थे, बहलोल लोदी, दूसरा था सिकंदर लोदी, और तीसरा था इब्राहिम लोदी। ठीक है। 1-2 पॉइंट है तीनों में, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बहलोल लोदी का नाम इसलिए याद रखना क्योंकि लोदी वंश के संस्थापक थे। सिकंदर लोदी इसलिए याद रखना कि इन्होंने गुलरुखी नामक कविता लिखी थी, और गज सिकंदरी का प्रयोग करके इसने भूमि माप की एक अलग सी विधि तैयार की थी, उसलिए याद रखना है। और इब्राहिम लोदी को इसलिए याद रखना है कि इसके बाद जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था, और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इससे पहले और इसके बाद कोई भी सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत में युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ लड़ते हुए ये मारा गया था, तो इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है। तो कुल मिला के ये 5 राजवंश हैं आपके सामने आज के सेशन में, यही 5 राजवंश होने वाले हैं, और सभी राजवंश में 2-3 शासक हैं, है ना। इन्हीं शासकों के बारे में पढ़ना है। इन्हीं राजवंशों को सबसे पहले तो इसका कालक्रम सब याद रखिए, सभी यहीं पर। कई बार तो सीधे यहीं से प्रश्न बन जाता है, इसी पेज से प्रश्न बनेगा कि इस वंश को कालक्रम के अनुसार सजाइए। कौन सा वंश पहले आया, उस वंश के बाद कौन सा वंश ने शासन किया था, उस वंश के बाद किसने शासन किया था। तो ये तो सीधे कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए आपको दे सकता है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से हो गया। शासकों के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि ये शासक किस वंश से संबंधित है ना। यदि मोहम्मद बिन तुगलक में तुगलक न लगा हो तो आप अनुमान लगा लोगे कि ये किस वंश के शासक थे। जैसे कि यहाँ पर देखो खिज्र खान है, ये किस वंश का शासक है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता ये जब तक आपको याद नहीं है। तो दूसरे प्रश्न इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तीसरा, इसके कार्यकाल के बारे में पूछा जा सकता है। बहलोल लोदी का कार्यकाल क्या था, सिकंदर लोदी ये इसके समकालीन थे, ये भी सब पूछा जा सकता है। इब्राहिम लोदी किसके समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे, या फिर युद्ध में हराया फिर किसके समकालीन थे, है ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि पहले पेज से ही बहुत सारे प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक, फिर भी हम लोग उसके आगे पढ़ने हैं। पहला है हमारा गुलाम राजवंश। 1206 से लेकर के 1290 राजवंश तक 90 वंश तक जो है इसने शासन किया था, और इस वंश का पहला शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। गुलाम वंश का शासनकाल ये है 1206 से 1290। ठीक है। ये जो दिया गया है 1206 से 1210 ये कुतुबुद्दीन ऐबक का है। हमने एक तरफ उसके शासकों के नाम रखे हैं और दूसरी तरफ उसके उपलब्धियों, उसके बारे में जो बहुत सारे विवरण है, तथ्य दिए गए हैं, वो फैक्ट, जितनी सारे फैक्ट हो सकते थे सभी प्रमाणिक स्रोत से लिया गया है, और इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। जितनी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट थी सारी इसमें डाल दिया गया। ठीक है। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इस वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का, और इस वंश का पहला शासक भी था। इसे जो है मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था अपनी दास के रूप में, और वो इसे भारत का जो विजित क्षेत्र था इसे सौंप करके वो वापस चला गया था अपने देश, मोहम्मद गौरी। ठीक है। तो ये गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक है। ये गुलाम था इसलिए इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इससे पहले हमने पृष्ठभूमि कल ही देख लिया था कि पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद भारत में, पृथ्वीराज चौहान जब उसको हरा दिया था, तो हराने के बाद भारत में क्या हुआ था, सल्तनत की स्थापना हुई थी। मोहम्मद गौरी ने इसको नियुक्त करके चला गया था। ठीक।
अब हम देख लेते हैं, इसने लाहौर से शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर अपनी वंश की स्थापना कर ली। ठीक है, 1206 में इन्होंने यहाँ पर अपनी वंश की स्थापना कर ली, और करने के बाद लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। लाहौर से ही इसने शासन करना शुरू किया था। ये कभी शासन करने के लिए दिल्ली नहीं आया। कहाँ से शासन किया था इसने? लाहौर से ही। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और उत्तराधिकारी नियुक्त करके वो चले जाने के बाद इन्होंने अपने 1206 ईस्वी में, ये भी डेट याद रखिएगा, यहाँ पर इसने गुलाम वंश की स्थापना कर ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में मुस्लिम शासन का प्रथम राजवंश था ये। इसे कभी कभी मामलूक वंश भी कहा जाता है। इसका एक्चुअल नाम मामलूक ही है। ये जिस वंश से संबंधित है उसे मामलूक ही कहा जाता है। ठीक है, इसे सालजुक वंश भी कहा जाता है कभी कभी, लेकिन चूंकि ये गुलाम था इसलिए इतिहासकारों ने इसे नाम दिया है, इसे गुलाम वंश कहा जाता है। लेकिन इसने जिस वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसे उसे क्या कहा जाता है? ये मामलूक वंश। ठीक है, ये जब शासक बना था तो उसके मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। उसने चारों अपने गुलामों को अलग अलग एरिया में उसे नियुक्त किया था। किसी को सिंध भेज दिया था, किसी को मुल्तान भेज दिया था, किसी को काबुल में नियुक्त किया था, और उसमें से एक था जिसे ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको इसने भारत का जो उत्तर वाला जो इलाका था, उत्तर पश्चिम का इलाका, वहां पर शासक नियुक्त किया था। जैसे ही ये शासक बना तो बाकी की जो 3 में से एक था, इस पर हमला करना शुरू किया। क्योंकि वहां बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि और बहुत धन संपत्ति नहीं था, समृद्धि नहीं थी वहां पर। तो उन शासक ने चाहा कि हम कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा दे और इसमें से कुछ राज्य या फिर कुछ टैक्स वगैरह जो भी कुछ धन हो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाए। इसके लिए इसने एक मोहम्मद गौरी का दूसरा दामाद था जिसका नाम था यल्दूज, इसे यालदूज या यल्दूज भी कहा जाता है। ये अपनी शक्ति अर्जित करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक पर हमला करने की सोची और यहाँ से कुछ धन संपत्ति वगैरह बटोरने की सोची थी। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है उसका करारा जवाब दिया। फिर उसे क्या किया? उसे हराया भी युद्ध में। और देखिए, ये चूंकि कहां से, गौरी वंश से संबंधित था ना, ये गौरी का एक क्या था, मोहम्मद गौरी का एक क्या था, एक दास था। तो जब तक ये युद्ध ना हुआ होता तब तक ये अपना सारा टैक्स उसको देता, क्योंकि उसके लिए केंद्र हो गया ना वो। लेकिन इस युद्ध के बाद उसने गजनी से संबंध ही तोड़ लिया, यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र शासक हो गया। इसे अब इसके ऊपर कोई नहीं रह गया। ठीक है, और इसका जो उत्तराधिकारी होता है इल्तुतमिश, वो तो खुद की सल्तनत स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो ऐबक ने ही शुरुआत कर दी थी गजनी से स्वतंत्र होने की, खुद को अलग रखने की जो है शुरुआत इसने ही कर दी थी। लेकिन इसका जो दामाद हुआ इल्तुतमिश, वो खुद एकदम पूरा स्वतंत्र हो गया। ये इसने तो वहां का जो सत्ता था, गजनी सत्ता, उसको तो उसने वैध भी नहीं माना। ठीक है, तो ये थी। इसे कभी कभी लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श यानी कि दानी सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने दरबार में बहुत सारे उदारता पूर्वक दान दिया था, तो इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। 1210 में इसे लाहौर में जो है, इसे कभी कभी पोलो खेलते समय यहाँ पर घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। इसे चौगान खेल भी कहा जाता है। चौगान खेल को पहले नाम पोलो तो नहीं था, पहले चौगान कहा जाता था। तो इसे पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी इसकी 1210 ईस्वी में, और लाहौर में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, कि वे कौन से सुल्तान हैं जिसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, या फिर चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा इसी के बारे में कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसका उत्तराधिकारी और दामाद ये इल्तुतमिश हुआ था। इल्तुतमिश के बारे में बहुत सारी जानकारी है नहीं, इंपोर्टेंट इसलिए है कि उसने पहला राजवंश स्थापित किया था, और जब वो शासक बना था तो उसके कुछ जो दास थे, गौरी के दामाद, इसने इसका जो क्या किया था, कुछ प्रतिरोध इसने इसके सामने खड़ा करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब इसके द्वारा किए गए जो कुछ कार्य हैं, जैसे वास्तुकला के क्षेत्र में कुछ कार्य किया, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, तो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। पहले हम राजवंश देख लेते हैं सबसे पहले इसकी। इल्तुतमिश 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाने के बाद इसका उत्तराधिकारी हो जाता है। उत्तराधिकारी अक्सर तो उसका कोई पुत्र हुआ करता था ना, लेकिन इसका पुत्र था नहीं, पुत्री का पति था, यानी कि दामाद था, तो ये इसका उत्तराधिकारी बन गया। जैसे हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई थी, तो बहुत सारी में एक ही समस्या थी जो मेन था। वो एक क्या था कि हमने देखा था कि गजनी के जो मोहम्मद गौरी के जो दास थे, इस पर क्या किया, इसका सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की। सेम समस्या यहां भी आ गई। इल्तुतमिश जब शासक बना तो इसके सामने बहुत सारी समस्या आ गई। इसके क्या किया, उस समस्याओं के निपटान के लिए एक चहलगामी बनाई। इसके सामने कई सारी समस्याएं आ खड़ी हुई, उस समस्या के निपटान के लिए चहलगामी बनाई। चहलगामी एक तरह का मंत्री परिषद हुआ करता था।
जैसे शिवाजी ने अष्टप्रधान नियुक्त किया था ना, ऐसे ही अष्टप्रधान जैसा कोई मंत्री था, लेकिन उसमें 8 होते थे, यहाँ पर 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे। और ये इसके गुलाम अमीर थे, गुलाम भी थे, ठीक है। तो गुलाम थे तो काफी वफादार होंगे इसके लिए। अपनी समस्याओं के निपटान के लिए इस 40 सरदारों का एक चालीसा नियुक्त किया, जो एक तरह के मंत्री परिषद जैसा था। और जैसे ही कोई समस्या सामने आती तो उस समस्या के पीछे एक चालीसा के मेंबर को लगा दिया जाता कि तुम इस समस्या का हल करो। जैसे किसी ने साम्राज्य में विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह किया तो फिर एक चालीसा के एक मेंबर को वहां पर भेज देगा, जाओ तुम इसका निपटान करके आओ। फिर दूसरा समस्या उत्पन्न हुआ, फिर वहां पर इसको भेज दिया इसी में से, मेंबर में से, ठीक है। तो इसने अपने समस्या के निपटान के लिए तो इसका चहलगामी क्रिएट कर लिया मंत्री परिषद, लेकिन इसके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए उसके लिए यही जो चहलगामी है बहुत सारी समस्याएं खड़ा कर देता है। मतलब ये हुआ कि दूसरी समस्या के लिए इसको क्रिएट कर दिया गया, लेकिन अगले राजवंश में यही एक खुद समस्या हो गया। तो फिर आप देखते हो कि जब बलवन आता है तो बलवन अपने शासनकाल में लख्त और रौह की नीति अपनाता है। वो इसी के लिए अपनाता है क्योंकि ये तब तक काफी, ये जो चहलगामी के 40 मेंबर हैं, अभी तो दास थे ना, अभी ये दास था, दास से सीधे इल्तुतमिश ने अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया था। लेकिन कुछ वर्षों तक जो शासन करता है तो काफी ये लोग अमीर हो जाता है। अमीर होने के बाद राज परिवार को ही प्रभावित करने लगता है, ये किंग मेकर की भूमिका निभाने लगता है। कई सारे इसने राजाओं को हटाया और उसको सत्ता में लाया था ताकि अपने जो है कठपुतली राजा बनाया जा सके, ठीक है। तो इसने किंग मेकर की भूमिका निभानी शुरू कर दी बाद में। शुरुआत में इसने अपनी समस्या के निपटान के लिए गठित की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये चहलगामी क्या है या इसका गठन किसने किया था। तो चहलगामी एक तुर्क जो है, तुर्क यानी कि ये जहां का खुद था इल्तुतमिश, वहीं से ये भी आया था, ठीक है। तो तुर्क था ये भी, और गुलाम अमीरों की एक सभा थी या फिर मंत्री परिषद थी जो इसे प्रशासन में सहयोग करता था, ठीक है। और इसका स्थापना इल्तुतमिश ने करवाया था। इस इल्तुतमिश के सामने जो मौजूद समस्याएं थी, इसमें पहली समस्याएं थी कि उसके कुछ साथी अधिकारी जो थे, यानी कि उसके बराबर, जैसे कि हम 4 दोस्त हैं, अब 4 दोस्त में से किसी एक का सिलेक्शन हो जाए तो वो आपको ऊंचा अधिकारी मानने या सर या बॉस बोलने से इनकार करेगा। कभी होता है ना ऐसा, ईगो वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ, इल्तुतमिश के जो साथी थे, ये साथी इसे जो है राजा मानने से इनकार करने लगे। इसने विद्रोह की स्थिति ला दी। तो फिर बस जैसे ये विद्रोह की स्थिति आई तो इल्तुतमिश ने क्या किया, चहलगामी के एक मेंबर को इसके पीछे लगा दिया, फिर इसका वो निपटारा कर दिया। दूसरा समस्या आया, अली मर्दान नामक एक राजा था जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर एक शासन करता था। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में ये जो है इस सल्तनत का एक क्या होता था, राजकुमार जैसा था यहाँ पर, जैसे कि सामंत जैसे होता है ना, शासक, उस राज्य का शासक हुआ करता था, प्रांतपति था। लेकिन जैसे ही उसका उत्तराधिकारी आया यानी इल्तुतमिश आया, इसके काल में उसने खुद को स्वतंत्र कर लिया और कहा कि हम तुम्हारे राज्य के अधीन नहीं आते, ये बंगाल बिहार हमारा खुद का अपना देश है, हम तुमको टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो टैक्स नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, फिर यहां से एक दूसरे मेंबर को भेजा और इसका निपटान कर दिया। बंगाल और बिहार के जो राजा थे अली मर्दान खान, इसकी भी निपटारा कर दिया और फिर से बंगाल और बिहार को अपने राज्य में इसने मिला लिया है, ठीक है। इल्तुतमिश ने बंगाल, उड़ीसा और कामरूप जो असम का इलाका है, यहाँ पर पहले से शासक थे, बहुत सारे छापे मारे गए, सैन्य अभियान किया गया और अंतोगत्वा ये हुआ कि उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसे लखनऊती का युद्ध लड़ा गया था, इसके लिए उसे अपने साम्राज्य में वापस लेने के लिए लखनऊती का युद्ध लड़ा गया था। और इस विजय के बाद जो है फिर से बंगाल और विजय पर दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ये पहले से था, हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण किया था उसी समय वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से होते हुए बंगाल तक के क्षेत्रों को जीत लिया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में हो सकता है उसने स्वतंत्र हो गया हो, लेकिन फिर से इन्होंने सल्तनत काल में अपने में मिला लिया था इल्तुतमिश ने। इसके सामने तीसरी समस्या फिर से क्रिएट हो गई थी। कलिंजर, ग्वालियर, अजमेर, बयाना जैसे राजपूत क्षेत्र जो थे, ये सभी राजपूत शासकों ने फिर से इसे दिल्ली सल्तनत को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि हम स्वतंत्र राज्य पहले से भी थे और हम अब भी हैं। ये सभी राजपूत जो हैं, जितने भी राजपूत शासक थे, इन्होंने तुर्की साम्राज्य यानी कि दिल्ली सल्तनत से बाहर रहने की घोषणा कर दी। कहा कि हम तुम्हारे राज्य में नहीं आते, हमारा अपना एक देश है, हम उसकी रक्षा खुद करेंगे, हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे। इल्तुतमिश ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम अधिकारी भेज रहे हैं। फिर से उसने चालीसगामा के एक मेंबर को भेजा और इसका भी निपटान कर दिया। इसने ग्वालियर, बयाना और अजमेर के नागौर को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाया और जल्दी ही इसने उसका भी निपटारा कर दिया।
चौथी समस्या सामने आई उसके समान उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम में इस समय जो है मंगोल आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। इस समय जो रशिया के पास जो मंगोलिया स्थित है वहां पर एक चंगेज खां जैसे शक्तिशाली सम्राट का उदय हो गया था। चंगेज खां ख्वारिज्म, उस समय मंगोल पर ना ख्वारिज्म वंश का शासन था। ख्वारिज्म वंश के अधीन वो चंगेज खां उस समय का राजा था। ठीक है, वो काफी शक्तिशाली था। शक्तिशाली इसलिए था कि उसने एक नई युद्ध नीति डेवलप कर ली थी। वो इसकी युद्ध नीति ऐसी थी कि सेना को चारों प्रकार से चारों टाइप से घेर लेता था, चारों जो है चारों ओर से घेर लेता था। उसे जंगल में छुपने और युद्ध करने की छापेमार युद्ध नीति भी कहा जाता है। भारत में ये कला केवल और केवल राजपूतों को, वो मराठों को आता था, इससे पहले किसी को नहीं आता था। शिवाजी समय में राजपूतों ने ये युद्ध कला सीखी थी, उसके बाद किसी को नहीं आया था। तो ये काफी शक्तिशाली हो गया था और भारत की ओर आक्रमण करने के लिए खतरा मंडरा रहा था। वो मंगोलिया से बढ़ते हुए सिंध तक के इलाके को जीतने की कोशिश कर रहा था। यदि वो सिंधु नदी पार कर जाता और भारत की सीमा में प्रवेश कर जाता तो ये दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा हो जाता। ठीक है, इसलिए इसने अपनी शक्ति की ओर फिर से चहलगामी के सदस्यों को वहां भेजा और वहां पर क्या किया, सिंधु नदी तक के इलाके को जीत लिया इसने। इल्तुतमिश ने इस खतरे को रोकने के लिए लाहौर पर जाके अधिकार कर लिया, है ना। सिंधु नदी को पार करके उस पार जाके बैठ गया वहां पर। ठीक है, ताकि सिंधु नदी के उस पार पाकिस्तान के इलाके में जाके अपनी सेना स्थापित कर दी कि यदि मंगोल चंगेज खान ने आक्रमण किया भी तो किसी भी कीमत पर सिंधु नदी को पार करके दिल्ली सल्तनत की आक्रमण नहीं कर सकता, दिल्ली को नहीं लूट सकता। उसे सिंधु नदी के उस पार ही रोक दिया गया। ठीक है, यही यदि खतरा पहले जो हमने देखा था कल के सेशन में, अरब आक्रमण के समय भारत के जो हिंदू शासक थे यदि वो सब अपनाया होता, जब सिंध को जीता गया और वो शासक अपनाया इसी तरह की नीति अपनाता, अग्रिम जो नीति होती है ये नीति अपनाता, तो इस तरह की नहीं होता। तो आप देख रहे हो ना, इसने मंगोल आक्रमण से इल्तुतमिश ने बचा लिया भारत को। इसके समय पांचवा फिर से समस्या आया। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम था, इसका नाम था कुबाचा। इसने इसे जो है अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुलाम को जो उत्तर का जो इलाका था, उत्तर पश्चिम का, यानी कि मुल्तान, लाहौर और पंजाब के जो कुछ हिस्सों पर जो उसे वहां का गवर्नर बनाया गया था, प्रांतपति बनाया गया था। लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है इसने फिर से अपने साम्राज्य मान लिया उसे और कहा कि हम तुम्हारे साम्राज्य के अधीन नहीं है, यानी कि एक विद्रोह क्रिएट कर दिया वहां पर। ठीक है, इसको भी दबाने के लिए फिर से उसने अपनी जो है चालीसगामा के सदस्यों को भेजा और इसको देख रहे हो ना, इल्तुतमिश ने कुबाचा को फिर से हरा दिया और मुल्तान उच्च से उसे बाहर कर दिया और फिर से उसे अपने सेना के नियंत्रण में उसे उठा के ले आया था। इसका छठा महत्वपूर्ण कार्य कहिए या फिर इसके सामने समस्या कहिए, इसी के सामने रणथंभौर, जालोर और मेवाड़ की राजधानी नागदा पर इन्होंने आक्रमण किया था, क्योंकि इन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया था। ठीक है, विद्रोह करने के बाद जो है इसे फिर से अपने साम्राज्य में ले लिया, चालीसगामा के सदस्य को भेजा, फिर अपने नियंत्रण में ले आया। इसका सातवां कार्य था, उस समय गुजरात पर चालुक्य वंश का शासन हुआ करता था, तो इसने गुजरात को भी अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। कोई भी शक्तिशाली राज्य कितना बड़ा सम्राट क्यों न हो, जब तक वो समुद्री मार्ग पर, समुद्र पर, बंदरगाह पर अपना नियंत्रण न स्थापित कर ले तब तक उसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। इसी के फिराक में ये जो था शासक इल्तुतमिश, ये चाहता था कि गुजरात के जो उस समय के बंदरगाह हैं, सूरत बंदरगाह, भरूच बंदरगाह, ये सब जो बंदरगाह है वहां पर हम अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, और यदि यहाँ पर नियंत्रण स्थापित हो गया तो अरब सागर के माध्यम से बहुत सारा व्यापार किया जा सकता है। इसी व्यापार करने के लिए उसने चालुक्य वंश के शासन पर, चालुक्य क्षेत्र पर उसने आक्रमण कर दिया। लेकिन इस समय चालुक्य शासक मजबूत था, इसे हरा दिया, इल्तुतमिश इसमें पराजित हुआ। यह पहला युद्ध था जिसमें इल्तुतमिश पराजित हुआ था। तो ये 7 कार्य हैं इल्तुतमिश के शासन द्वारा, इल्तुतमिश ने इतने सारे काम किए थे, 7 कार्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और 7 को याद रखिएगा। 7 में से एक अंतिम था चालुक्य वंश का, जिसने गुजरात पर आक्रमण किया था, तो वो इसमें इल्तुतमिश खुद हार गया था, जीता नहीं था। अब हम थोड़े मंगोलों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मंगोल इस समय काफी चर्चा तो जो है, काफी एक शक्तिशाली साम्राज्य गठित हो गई थी, कई बार पूछा भी जाता है। मंगोलों का उदय, ये मंगोल का जो साम्राज्य उदय है ये 1221 से लेकर के 1326, ये मोटा मोटी ये कहिए कि इल्तुतमिश के शासन काल में ही ये पैदा हुआ था। ठीक है, इसी के समय काफी शक्तिशाली था।
इल्तुतमिश के शासन के अंत में जो है चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो पोता होता है, ठीक है, वो शासन करता है, लेकिन वो सब काफी कमजोर शासक होता है, चंगेज खां की तरह काफी शक्तिशाली नहीं था। और चंगेज खां के वंश का ही, ये मंगोल आक्रमण के वंश का ही बाद में आप देखते हो कि मराठा शासन में फिर से युद्ध करने लगता है उस समय भी, ठीक है। और उस समय आप देखते हो ना कि मराठा युद्ध होता है, मराठा के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है 1761 ईस्वी में, पानीपत का, तो वो भी इसी वंश का था, ठीक है। तो ये चंगेज खां के वंशज थे वो, ठीक है। मोहम्मद शाह अब्दाली का नाम सुना है, वो इसी वंश का था, ठीक है। तो जिसका बाप दादा देख रहे हो ना, जिसके पूर्वज इतने खतरनाक हो, तो अब्दाली तो होगा ही, ठीक। तो यही मंगोल साम्राज्य था। ये जो समय है ये चंगेज खां का समय है, ठीक है। इस समय काफी वो शक्तिशाली था। चंगेज खां खुद को ईश्वर का अभिशाप कहलाना शक्तिशाली मानता है। ये कहिए कि ये या तो उपाधि धारण किया था, या फिर यदि कोई इसको कहता कि तुम ईश्वर के अभिशाप हो तो बड़ा खुश होता, ठीक है। 1218 ईस्वी में इन्होंने मंगोलों ने ख्वारिज्म साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि मंगोल किस साम्राज्य से संबंधित था, तो मंगोल साम्राज्य नहीं है, मंगोल एक एरिया का नाम है, लेकिन वहां पर जिस वंश की, जैसे हम लोग मौर्य साम्राज्य कहते हैं ना, ऐसे ही ये ख्वारिज्म साम्राज्य था, इसे ख्वारिज्म वंश भी कहा जाता है। किस वंश से था, तो ये जो चंगेज खां है ये ख्वारिज्म वंश से था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर काफी हमला किया था। शुरुआत में जब इल्तुतमिश था, इसने इल्तुतमिश से काफी सीमा की रक्षा की थी, लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत खुद थोड़े दिन के लिए कमजोर हो गया था। जैसे रजिया सुल्तान आई, उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया। रजिया सुल्तान के बाद फिर से शासक जो आई वो काफी अयोग्य था, है ना। तो इधर दिल्ली सल्तनत भी कमजोर, और उधर चंगेज खां की मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसका पोता था, तो पोता इतना कमजोर थोड़े ना था कि दिल्ली सल्तनत को हरा ना पाए। इसीलिए 1338-39 में दिल्ली में भयंकर लूटपाट मचाया, और ये ऐसी लूटपाट मचाया उसने कि दिल्ली कई वर्षों तक उसको झेल नहीं पाया था, ठीक है। बाद में इल्तुतमिश ने अपनी सीमा की रक्षा की। तो ये मोटा मोटी यही था मंगोल जो है चंगेज खां के बारे में, मंगोल के उदय के बारे में, ठीक है। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है। तो ये इसके वंश सब के बारे में हमने बता दिया। अब हम रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, उसकी बेटी थी। इन्होंने 1236 से लेकर के 39 तक केवल 3 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। इसके सामने भी कई सारी समस्याएं आई। पहली समस्या तो ये थी कि वो महिला थी, तो जो भी कुछ उसके जो पुरुष जो थे उस समय दरबार के, वो इसे क्रिएट करना जो है, इसे अपनाना स्वीकार किया। क्योंकि जब हिंदू स्वीकार नहीं कभी किया कि कोई महिला उसका जो है राजा बने, तो मुस्लिम कहाँ से स्वीकार कर लेगा। मुस्लिम एक रूढ़िवादी धर्म है जो पहले से ही है ना। तो हिंदू तो पहले से कभी नहीं किया, तो मुस्लिम कहाँ से करे। तो सबसे पहले उसके अपने भाइयों और तुर्क जो अमीर थे, यही तुर्क अमीर, मतलब तुर्क जो चालीसा जो अभी बात की ना हम लोगों ने, चालीसगामा की, यही अमीर था। इसी ने साजिश रचा कि हम किसी महिला की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। भाई एक दरबार में महिला ऊपर बैठे और हम उसके नीचे बैठे और हम उसके आदेशों का पालन कर रहे, तो हम जीते जी तो ऐसे नहीं कर सकते, तो हम राजा नहीं मानेंगे उसको। इन लोगों ने आंदोलन कर दिया, ठीक है। इसके आंदोलन की वजह से वो 3 वर्ष तक ही शासक बनी रही थी। अपने भाइयों के अलावा, तुर्क अमीरों के अलावा, और जो तुर्की प्रमुख थे, जो राज्य के सामंत थे, गवर्नर वगैरह, उन लोगों ने भी इसे विद्रोह करना स्वीकार कर दिया। जैसे कि बंगाल तक के इलाके को आपने देखा था ना, कि बंगाल तक के जो इलाके थे, उन इलाके तक इल्तुतमिश ने अपनी साम्राज्य विस्तार कर लिया था। राजपूत तक के इलाके के जीत लिया था। जाटों के विरुद्ध भी उसने आंदोलन छेड़ा, उस के साम्राज्य को भी अपने में मिला लिया था। तो वहां जो इसके शासक थे, उन लोगों ने भी इसे अपना राजा मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। बाद में रणथंभौर के विरुद्ध अभियान चलाया, राजपूतों को थोड़ी सी नियंत्रित करने की कोशिश की थी। जहां पर विद्रोह करने की कोशिश की थी राजपूतों ने कहा कि हम तुम्हें अपना राजा नहीं मानेंगे, हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, है ना, तुम हमारी केंद्रीय सेना नहीं हो। तो फिर थोड़ी सी जो है वहां पर पकड़ बनाने की कोशिश की थी इसने। रजिया सुल्तान ने एक अबिसिनियाई रईस जिसका नाम था याकूत खान, इसकी मदद से उसने क्या किया था, राजपूतों पर थोड़ा बहुत नियंत्रण करने की कोशिश की थी। इसके काल में तीसरी समस्या थी कि लाहौर में फिर से विद्रोह हो गया था। वहां के फिर से शासक जो थे उसने विद्रोह कर दिया और इसे राजा मानने से इनकार कर दिया था। चौथा विद्रोह फिर से हुआ था सरहिंद में, और सरहिंद में जब विद्रोह हुआ था तो इसी विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान जा रही थी। रास्ते में किसी ने इसकी हत्या कर दी, तो इसके पति जो थे याकूत खां, इसको भी मार दिया, और फिर बाद में रजिया भी मारी गई। तो इस तरह से रजिया सुल्तान
का अंत हो गया और रजिया सुल्तान के बाद बलबन का शासनकाल आता है। 1246 से लेकर के 1287 तक ये शासन करता है। बलबन जो है ये जो चहलगामी था, इसी चहलगामी का मेंबर था। तो चहलगामी हम बता रहे हैं ना पहले से ही कि जैसे ही उसने अपनी समस्या के लिए क्रिएट किया था ना चहलगामी को, ठीक है, चहलगामी को क्रिएट किया था किसने? इल्तुतमिश ने, अपनी समस्या के निराकरण के लिए, क्योंकि वो जैसे ही शासक बना उसके सामने ढेर सारी समस्याएं खड़ी हो गई। तो शासक बनते ही उसने ढेर सारी समस्याएं खड़ी हुई तो फिर उसने एक चहलगामी बनाई। लेकिन अब देख रहे हैं ना कि अब वो खुद एक समस्या बन गया। इल्तुतमिश के जो बेटी थी उसको शासन में नहीं रहने दिया उसने, और उसके बाद जो उसके पुत्र वगैरह जो दो भी थे उसको भी अपने शासन में नहीं रहने दिया। तो वो किंग मेकर की भूमिका निभाने लगा था। राज दरबार में जो है बहुत बड़ी राजनीति करने लगा था, वो राजनीति का अड्डा बन गया था वो, ठीक है। उसी में से एक ये निकल के बलबन आया, और बलबन जो है क्या किया, उस पर वही सबसे पहले आते ही उसने क्या किया, चहलगामी को ही समाप्त कर दिया। और चहलगामी के जितने सारे मेंबर थे सारे को कत्लेआम करवा दिया, उस पर जो फांसी वांसी लगा दी। क्योंकि शुरुआत में जैसे ही ये राजा बना था सभी सबसे पहले जो बाकी के जो 39 थे उन सभी ने उसका विरोध किया था। हमने अभी बताया था ना कि दोस्त की कहानी, यदि आप 4-5 दोस्त हो उसमें से कोई यदि एक अधिकारी बन जाते हो या फिर कोई कंपनी क्रिएट कर लेता है और वो तीनों आपके दोस्त उसमें काम करते हैं तो कभी आपको सर नहीं बोलेगा, बॉस नहीं बोलेगा, ईगो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों के बीच आपको तुम करके बोलेगा, ठीक है ना। तो यहां भी यही समस्या हो गई थी बलबन के समक्ष। बलबन ने फिर से वही काम किया। सबसे पहले उसने लख्त और रौह की नीति अपनाई। इसका मतलब होता है कि जैसे ही कोई विरोध करे उसका दफन कर दो वहीं पर, ठीक है। तो ये नीति अपनाने वाला बलबन ही था इस वंश का। ये 1265 ईस्वी में सत्तारूढ़ हुआ था। लेकिन आप देख रहे हो ना, ये 1246 से लेकर के 1287 का शासनकाल माना जाता है इसका। ये शासन गद्दी पर बैठा 1265 में, लेकिन 1248 से ही ये किंग मेकर की भूमिका निभा रहा था। ऐसा नहीं था कि राज दरबार में चुपचाप बैठा हुआ था, ये पहले से ही शासन कर रहा था, ठीक है। इसके समय भी बहुत सारे संघर्ष हुए थे इसके राज दरबार के बीच में ही। अब इसके पर बहुत सारे जो कार्य किया था हम उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। इल्तुतमिश के जो छोटे बेटे थे उसके शासनकाल में भी इसने, देख रहे हो ना, नायब डिप्टी का पद दिया था, उप प्रधानमंत्री का पद होता है उस समय, उसका पद क्या था। बलबन अपने क्या किया था, अपनी शक्ति बटोरने के लिए नसीरुद्दीन महमूद एक सुल्तान था जो रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर बैठा था, उसकी बेटी से इसने विवाह कर लिया। तो अब ये इसका दामाद हो गया ना, राजा का दामाद होना समझ रहे हो कितना बड़ा पद हो जाता है ना। उसी पद के कारण बाद फिर से क्या किया, वो राजपाट में जो है दखल देने लगा, और बाद में इसने अपने दामाद की हत्या कर दी, अपने ससुर की हत्या करके फिर से क्या बना, गद्दी पर बैठ गया। 1265 में ये फिर क्या हुआ, सुल्तान खुद को सुल्तान घोषित कर लिया, और सुल्तान घोषित करने के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। हम इसके प्रमुख कार्यों को देखते हैं। इस वंश में ये दूसरा महत्वपूर्ण शासक है। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो पढ़ा था वो तो एक संस्थापक के तौर पर पढ़ा था ना, तो उसने बहुत सारे कार्य नहीं किए थे। उसने केवल गुलाम वंश की स्थापना की थी और जो कुछ वास्तुकला के क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य किया था वो किया था। लेकिन इस काल में जो है बलबन दूसरा इस वंश का जो है महत्वपूर्ण शासक है, और इसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी। इसके लिए जरा सोचिए, देखिए बलबन जब गद्दी पर बैठा तो इसके सामने बहुत सारी समस्याएं, इल्तुतमिश के सामने जैसे समय जो क्रिएट हुआ था वैसी ही समस्या इसके समय भी क्रिएट हो गया। पहली समस्या तो ये थी, वो 40 गामी है ना, 40 लोगों को अपने वश में करना आम नहीं होता। दूसरा, साम्राज्य के जितने सारे जो गवर्नर थे उस समय के, पूरे देश में जितने सारे गवर्नर थे इस सल्तनत के, वो खुद भी विद्रोह करने लगे। अब जब इतने सारे विद्रोह होने लगे तो वो कंट्रोल कैसे किया जाए, इसी को कंट्रोल करने के लिए इसने एक शक्तिशाली और मजबूत केंद्रीकृत सेना का गठन किया, ठीक है। इस केंद्रीकृत सेना का गठन किया और इस सेना को इसने दीवान ए अर्ज का नाम दिया था। यह कई बार पूछा गया है कि दीवान ए अर्ज क्या है और इसका गठन किसने किया था। तो दीवान ए अर्ज जो है एक सैन्य विभाग है और इसका गठन बलबन ने किया था। यानी कि दिल्ली सल्तनत को मिलिट्री सेना पहली बार किसने दिया था, इसी बलबन ने दिया था, ठीक है। अब इस सेना का उसने यूज करना शुरू कर दिया था। इसी के समय शासनकाल में, बलबन के शासनकाल में ही मंगोल फिर से पंजाब में घुसपैठ करने की सोचने लगे थे, क्योंकि वो सिंधु नदी के उस पार तो उस तरफ जो है पहले से ही बैठा था।
है ना। और बस आक्रमण की या फिर किसी नए राजा या फिर कमजोर राजा की तलाश कर रहा था, जैसे ही मौका मिलता भारत पर आक्रमण कर देता। बलबन इस समय गद्दी पर बैठा ही था, उन्हें लगा मंगोलों को कि ये कमजोर राजा हो सकता है, तो थोड़ा ट्राई कर लिया जाए। तो ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन बलबन अब तक शक्तिशाली सेना गठित कर ली थी ना, फिर उसने उसे पराजित किया और उसे बाहर रखा। बलबन ने बलबन के समय फिर से जो है यहाँ पर बहुत सारे विद्रोही उपद्रव करने लगे थे, जिसमें थे मेवाड़ी, राजपूत जमींदार, गंगा यमुना के दोआब और अवध में बहुत सारे जो डकैत यानी कि उस समय के जो विद्रोही वगैरह थे, उनसे निपटने के लिए इसने रक्त और रौह की नीति अपनाई थी। रक्त और रौह की नीति का मतलब होता है कठोर प्रावधान करना। कोई भी जैसे ही कोई उंगली उठाए तो गर्दन ही काट दो, उंगली ही काट दो। इसके अलावा यही बलबन ने दोआब, कटियार जो आधुनिक रोहिलखंड का इलाका है, यहाँ पर जंगलों को साफ किया, विद्रोहियों का दमन किया, क्योंकि यही सब जंगल इसको छुपने का इलाका देता था। जितने सारे उस समय के जो मालगाड़ी वगैरह आते थे, बैलगाड़ी वगैरह, वो सबको लूट लिया करते थे ये। ठीक है। बलबन अपनी जैसे कि उसने जब जब तक वो चालगामी था तब तक तो इसको कोई इज्जत नहीं करता था। हमने बताया वो दोस्त वाली प्रॉब्लम, वो आपको कभी सर या बॉस नहीं बोलेगा, है ना। तो सबसे पहले तो उसने उसकी हत्या करवा दी और लोग उसकी इज्जत करे, इसलिए उसने एक विशाल राज दरबार बनाया। और विशाल राज दरबार में सिजदा और पेवोश प्रथा की लागू की। ये एक ईरानी प्रथा थी। सिजदा का मतलब होता है कोई भी मंत्री उसके राज दरबार में जैसे ही आएगा तो जमीन पर लेटेगा, ये होता है सिजदा करना। और जमीन पर लेट के उसके पैरों को चूमेगा मुंह से, ये हुआ पेवोश। ठीक है। इसने राजशाही की शक्ति का प्रदर्शित करने के लिए और डर को दिखाने के लिए, यदि ये डर नहीं दिखाता तो कोई उसको राजा मानता ही नहीं। और बड़े बड़े भयंकर और आडंबरपूर्ण इसने उपाधि धारण की। ये कहने लगे कि हम, इसने राजत्व का अधिकार किया। राजत्व का अधिकार होता है कि हम राजा जो है देवी के अंश हैं, खलीफा के अंश है, हमारे ऊपर खलीफा नहीं सीधे भगवान है, ईश्वर, हम काफी शक्तिशाली हैं। तो इस तरह की जो है, जैसे हमने देखा था सम्राट अशोक जैसे जो थे शासक, उसने भी इसी तरह की उपाधि धारण की थी। अंत में 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है और इस तरह बलबन की मृत्यु के साथ ही गुलाम वंश का अंत हो जाता है। गुलाम वंश के जो शासक थे उसने कुछ वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत सारे भवन बनाए थे, तो हम लोग थोड़ा उसको देख लेते हैं। गुलाम वंश ने जो वास्तुकला के क्षेत्र में किया था काम, उसमें सबसे पहला था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये भारत की सबसे शुरुआती मस्जिदों में से एक है। शुरुआत में जब भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए थे, अरब और तुर्क जब भारत में आए थे, तो खुले में उन लोगों ने हो सकता है कि वो किया हो, सिजदा किया हो अपना, या प्रार्थना किया हो। उस समय मस्जिद तो था नहीं भारत में। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत में अपना शासन स्थापित किया, वहां का शासक बना लाहौर का, तो शासक बनते ही अब इतनी जल्दी कोई मंदिर क्रिएट कर लिया जाए, कोई मस्जिद बना लिया जाए, ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। तो फिर उसने क्या किया, जितने भारत के हिंदू मंदिर थे उस समय, बौद्ध मंदिर थे या फिर जैन मंदिर थे, उस मंदिर का जो बाहरी गेट होता है उसको तोड़ तोड़ करके केवल इसने अपना मेहराब लगा दिया, उसमें केवल गेट लगा दिया बड़ा सा, है ना। तो शुरुआत में इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर गुलाम वंश के काल में जितने सारे भवन बनाए गए हैं, जितने सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, वो सारे पुराने मंदिरों को तोड़ करके केवल उसमें बाहरी गेट बना दिया गया है ना। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये भी उसी में से एक है। ये पुनर्निर्माण करवाया गया, इसका निर्माण नहीं करवाया गया है। इसके पास समय कहाँ था, है ना। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था, केवल 4 वर्ष तक ही शासन किया था। और जैसे ही सत्ता में आया तो नमाज तो पढ़ेगा ही, उसको पढ़ने के लिए फिर कोई जगह चाहिए, इसी के लिए रातों रात परिवर्तन करने की जरूरत थी, तो इसने इसी यही काम किया, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को इसने तोड़ दिया। ठीक है। दूसरा, इसने एक कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। इसे भारत की सबसे ऊंची मीनार भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। ठीक है। बाद में इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलें और जोड़ी, क्योंकि इसने नींव तो रख दी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल तो तैयार कर लिया, लेकिन इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाता है। लेकिन बाद की जो मंजिलें हैं उसे इल्तुतमिश ने क्या करता है, 3 मंजिलें इसमें और जोड़ दी, तो अब ये 4 मंजिल हो गया। लेकिन बाद के शासक जो फिरोज शाह तुगलक आए, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल टूट जाती है, क्योंकि वहां पर बिजली गिर जाता है कुतुब मीनार पर। तो बिजली गिरने के चक्कर में जो 4थी मंजिल टूट जाती है, तो फिरोज शाह तुगलक उसमें फिर से क्या करता है, 2 मंजिल जोड़ देता है। यानी कि 1 मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने और 3 मंजिल ये जोड़ा था। 3 मंजिल में से 1 कट गया, तब बचा कितना, 3 फिर से बचा हुआ है ना। अब उसने फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 मंजिल और जोड़ दी, तब कितने, 5 मंजिल हो गया ना। ये 5 मंजिल अभी भी है। तो इस कुतुब मीनार में कुल मिला के 3 शासकों ने अपना योगदान दिया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो हो ही गया। ठीक है।
कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। ठीक है। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी अपना निर्माण किया था, इसमें योगदान दिया है। ठीक है। तो 3 लोगों ने इसमें किया था। इसमें अरबी लिपि और नागरी लिपि में बहुत सारे शिलालेख भी लिखे गए हैं इसमें। इसके प्रांगण में लौह स्तंभ भी हैं। हमने गुप्त साम्राज्य में देखा था कि विक्रमादित्य जो थे उन्होंने अपनी एक लौह स्तंभ यहाँ पर स्थापित करवाई थी, जो संस्कृत की ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त राजा, हमने उसके टेक्नोलॉजी सबके बारे में बात किया था कि खुले आंगन में ये वहां पर खड़ा हुआ है और आज तक उसमें जंग नहीं लगा है, वो इसी के बारे में बात कर रही थी। वो कुतुब मीनार के परिसर में ही लगा हुआ है और इसी राजा ने, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, उसे दूसरे जगह से उठा के यहाँ पर रखवा दिया था अपने इसमें, वो कहीं और पर था। इस काल का जो तीसरा मस्जिद है वो था 2.5 दिन का झोपड़ा। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा या कभी कभी 2.5 दिन की मस्जिद भी कहा जाता है। ये अजमेर में स्थित है। ये भी पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, शायद विष्णु मंदिर था। ठीक है। इसी को तोड़ करके इसने कर दिया था। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कराया था। गुलाम वंश के दौरान ही सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया गया था। यह वास्तव में नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है, जो इल्तुतमिश का पुत्र था। इसका मकबरा बनाया गया था। तो दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों की पहली शुरुआती जो मकबरा बनाया गया था वो पहला मकबरा था। इससे पहले किसी का मकबरा नहीं बनाया गया था। भारत में मकबरा प्रथा बनाने की शुरुआत इन्हीं लोगों ने शुरू की थी भारत में। ठीक है। इससे पहले आप किसी का नाम नहीं सुनोगे। बाबर सब तो बाद में आया था ना, ये शुरुआती मकबरे सब हैं। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में करवाया था, जो कुतुब मीनार के पास ही है, वहां से 6 किलोमीटर के आसपास में स्थित है। अगला था इल्तुतमिश का मकबरा। ये भी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है, जहां पर अलाई दरवाजा स्थित है वर्तमान में, उसी के बगल में है। यहाँ पर ये 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने स्वयं अपने मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है। अपने जीते जी ही उसने मकबरे का निर्माण करवा लिया था कि मुझे यहाँ पर दफनाना है। और अगला था बलवन का मकबरा। इसे गयासुद्दीन बलवन का मकबरा भी कहा जाता है, जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। ठीक है। ये भी कुतुब मीनार के पास ही स्थित है और इसका निर्माण 1287 में करवाया गया था। तो ये था हमारा गुलाम वंश। इस वंश की समाप्ति के बाद दूसरा राजवंश स्थापित होता है दिल्ली पर, खिलजी राजवंश का। इन्होंने 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था, दिल्ली पर। ठीक है। गुलाम वंश के पतन के बाद खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है और इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, या फिर जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। यदि आपने पद्मावती मूवी देखा होगा तो आपको कुछ याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो पिता था वो काफी बूढ़ा था। इन्होंने 72-70 वर्ष की आयु में यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना की थी, है ना। गयासुद्दीन तुगलक काफी वृद्ध था, तो वृद्ध होने के नाते ये काफी आक्रामक नहीं था। स्वभाव कैसा होगा इसका, जब काफी वृद्ध है तो उसमें जो है ना जोश वाली भावना काफी कम हो जाती है। तो फिर ये काफी नरम था, उदार नीति अपनाता था। तो बलवन के समय में इसने जो भी कुछ प्रथाएं लागू की गई थी, कठोर नीति, लख्त और रौह की नीति, उन सभी को इसने पलट दिया। पूरे दिल्ली सल्तनत में केवल ये अकेला शासक था जिसने ये एक्सेप्ट किया कि भारत एक हिंदू बहुल देश है, भारत में हिंदू बहुसंख्यक में है और यहाँ पर मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं की जा सकती। इसलिए किसी भी शासक को जिसको यहाँ पर राज करनी है वो धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाए, है ना। इस बात को स्वीकार करने वाला ये पहला शासक था। इसके बाद आप देख रहे हो कि ये इसी की नीति को बाद में अकबर ने भी अपनाया था, जहांगीर ने भी थोड़े दिन के लिए अपनाया था, लेकिन शाहजहां बड़ा उदंड शासक था, है ना। तो जिस शासक ने भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति को फॉलो किया, है ना, वो काफी दिनों तक शासन किया। और जो नहीं कर पाया, जैसे दारा सिकोह वगैरह, तो देख रहे हो उसके शासनकाल का क्या हुआ, सर्वविनाश हो गया था। ठीक है। इसने विरोधियों को काफी क्षमा प्रदान किया, उसे सम्मानित किया, यानी कि उदारता की नीति अपनाई थी। लेकिन इसके जो आलोचक थे सुल्तान के समर्थक, वो इसे कमजोर सुल्तान कहने लगा। ठीक है। इसके समर्थकों का कहना था कि तुम कमजोर हो, जो विरोधी हैं उसको ताकत दिखाना चाहिए ना, तुम उल्टे उसको सम्मान कर रहे हो। ठीक है। तो किसी तरह इसका अंत हुआ। इसके विरोधी की जो नीति थी, सुल्तान कमजोर नीति, है ना, कमजोर, इसे कमजोर कहना स्वीकार किया था। इसी कमजोर कहने वाले में इसका जो दामाद था अलाउद्दीन खिलजी भी था। अलाउद्दीन खिलजी को भी बात ये पसंद नहीं आई। अलाउद्दीन खिलजी जब ये शासक था उस समय देवगिरी में गवर्नर हुआ करता था। तो एक दिन देवगिरी से जीत करके आया वहां से देवगिरी को, और दिल्ली में आते ही इसने क्या किया, अपने ससुर की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद खुद जो है यहाँ का सम्राट बन गया था, सुल्तान बन गया। अब आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी, यानी कि कुल मिला के 20 वर्षों तक ये शासन करता है। ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद भी था।
ये अपने चाचा की नीतियों या फिर ससुर की नीतियों से असंतुष्ट था, क्योंकि वो उदारता की नीति अपनाता था। फिर उसकी हत्या कर दी धोखे से, और हत्या करके उसने क्या किया था, खुद गद्दी पर बैठ लिया था। और बलवन की नीतियों को इसने पुनः लागू किया। इसके चाचा उदार हो गए थे, है ना, तो इसने फिर से क्या किया, उसने अपनी नीति स्वीकार कर ली। एक और चीज याद रखिएगा कि अपने चाचा के समय ये देवगिरी का शासक था, ये युद्ध मंत्री हुआ करता था उस समय, है ना, युद्ध मंत्री यानी सेनापति था हिस्सा, दिल्ली सल्तनत का मुख्य सेनापति हुआ करता था अपने चाचा के समय में। ठीक है, तो काफी ताकतवर पहले से ही था। ये शासक बनते ही सबसे पहले उसने कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता छीन ली, उलेमाओं का हस्तक्षेप रोका। उलेमा यानी होता है मुसलमानों के जो पंडित होते हैं ना, उसे उलेमा कहा जाता है। और कुलीन वर्ग उसे कहा जाता है जो समाज के जो अमीर वर्ग हैं, जो व्यापारी वर्ग अमीर वर्ग हैं, उसे कुलीन वर्ग कहा जाता है। यही लोग शासक की जो है विद्रोह करते हैं, किसी भी राजपाट में विद्रोह यही कर लोग करते हैं। जितने सारे विद्रोह हुए थे ये सभी समर्थ, गरीब लोग क्या विद्रोह करेंगे, उसकी शक्तियों को कभी भी दबा दिया जाएगा। एक बार सेना भेजेगी, अभी वर्तमान में देख रहे हो ना सरकार क्या कर रहे हैं, विद्रोह सरकार का कौन कर रहा है, किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी कोई ना कोई पार्टी के नेता, है ना, या फिर कोई बिजनेसमैन, क्योंकि यही सब इसके ज्यादातर चंदे देते हैं और इसी के बदौलत समाज चलता है ना। तो इस समय भी क्या था कि यही सब वर्ग थे जो काफी सशक्त और समृद्ध वर्ग थे ना, यही सब जो है क्या करता था, किसी भी राजा को नियुक्त कर देता था और उसी को हटा भी देता था। किंग मेकर की भूमिका यही सब निभाने लगा था। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, चूंकि ये पहले से सेनापति था तो सभी चीजों को पहले से जानता था ये, जैसे ही शासक बना इसने सबसे पहले कठोर नीति अपनानी शुरू कर दी। कठोर नीति क्या अपनाई, इसने एक बड़ी खतरनाक वाली गुप्तचर प्रणाली शुरू की, और ये बात बर्नी कहता है। गुप्तचर प्रणाली शुरू कर दी और सभी के, यहां तक कि पर्सनल जो बातें हो रही है ना सभी लोगों के, जितने सारे जो साम्राज्य में सामंत हैं, जितने सारे राज दरबार के मंत्री हैं, सभी की पर्सनल बातें भी शुरू करने के लिए इसने मवहियान नामक एक गुप्तचर प्रणाली शुरू कर दी। ठीक है, और इसकी गुप्तचर प्रणाली इतनी खतरनाक थी कि छोटी सी छोटी बातें इनको पहुंच जाता था, पता चल जाता था, और फिर उसको हत्या कर देता था। इस तरह की नीति अपनाई। दूसरा, इसने पता लगाया कि और क्या क्या चीज है जिसकी वजह से समाज में विद्रोह होता है। तो फिर इनको पता चला कि यदि समाज से शराब हटा दिया जाए तो फिर विद्रोह की संभावनाएं कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे यदि पूछे, कई बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में वे कौन सा शासक है जिन्होंने शराब बंदी लगाई थी। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। इसलिए नहीं लगाया था कि लोगों को कैंसर हो जाएगा, है ना, वो इसलिए लगाया था कि समाज में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, उसको रोकने के लिए। किसी को उकसाना आसान था शराब पीने के बाद, किसी को उस पर संगठन बनाना आसान था शराब के लुभावने देकर। वो आज भी लोकप्रिय वैसे ही है, वो उस समय भी लोकप्रिय था। तो उसने पूरे साम्राज्य के भीतर जहां तक उसका सल्तनत था वहां तक उसने शराब बंदी लगा दी, है ना। इसके बाद सम्राट अशोक भी जो है, अकबर, वो भी इसी तरह की करता है, वो भी अपने साम्राज्य में शराब पर बंद करवा दिया था। कुलीनों के पारस्परिक जो संबंध है, पारिवारिक संबंध, यानी कि एक कुलीन दूसरे कुलीन से विवाह नहीं कर सकता। एक समृद्ध वर्ग, एक अमीर लोग दूसरे अमीर से विवाह नहीं कर सकता। जैसे ही विवाह करेंगे तो दो अमीर मिलकर एक शक्तिशाली अमीर बन जाएगा, और यही सब है जो राजा के सामने समस्या क्रिएट करेगा। इसलिए इनके विवाह को रोका जाए, और यदि विवाह करना ही है तो सबसे पहले राज परिवार यानी कि खिलजी वंश से उसे अनुमति लेनी होगी दो राजाओं को शादी करने के लिए। ठीक है, तो ये सब कठोर नीतियां थी जिसने अपने शासन को वैध बनाने के लिए किया था। यदि ये सब नहीं करता तो फिर से ये भी षड्यंत्र का शिकार हो जाता। राज दरबार में बहुत सारे षड्यंत्र चलते रहते थे, और राज्य के भीतर भी हमने देखा राज दरबार तो किंग मेकर था ही, बाहर भी जो जो देशी रियासत सब थे वो भी राजा मानने से इनकार कर देता। इसलिए इनकी कठोर नीति अपनाना शुरू कर दिया था। दूसरा, इसने प्रशासन में भी काफी सुधार किया था। सबसे पहले आते इसने गुप्तचरों की फिर से नियुक्ति करनी शुरू कर दी थी, इसके चाचा ने बंद कर दिया था। वो काफी उदार शासक थे, बलवन के समय जितनी सारी नीति थी उसे उलट दिया था। इसने निजी संवाद यानी कि आपस में जो बातचीत होती है उसकी भी निगरानी करनी शुरू कर दी थी अपने जासूसों के द्वारा। बाद में इसने नशाबंदी और सामाजिक नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। शराब और नशाबंदी पर पूर्णतः परिवर्तन लगा दिया था। कुलीनों को राज्य की अनुमति के बिना, राज्य का मतलब होता है सरकार, उसकी अनुमति के बिना विवाह या फिर किसी भी प्रकार की संगठन समारोह नहीं किया जा सकता। जैसे ही संगठन समारोह होगा सभी कुलीन षड्यंत्र करेंगे राज दरबार के खिलाफ, इसलिए सभी लोग इकट्ठा होएगा ही नहीं। ठीक है, सेना का संगठन किया इसने, एक फिर से एक विशाल अस्थायी सेना का गठन किया था। 1303 में इसमें एक सीरी नामक अपनी राजधानी बनाई थी। सीरी का किला जिसे कहते हैं ना अभी वर्तमान में, जो काफी टूट चुका है, ये इसका राजधानी हुआ करता था।
हौज ए खास नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। और अलाई दरवाजा एक कुतुब मीनार के परिसर का ये मेन गेट है, एंट्रेंस गेट, ये अलाई दरवाजा ही है। और इसके बारे में एक और याद रखिएगा कि अलाई दरवाजा भारत में यूज की जाने वाली गुंबद, पहली गुंबद है। इससे पहले भारत में कहीं भी गुंबद का प्रयोग नहीं हुआ था। गुंबद जानते हो ना, डोम्ब, ये जैसे कोई भवन है, जितने सारे मस्जिद के ऊपर ये जो देखते हैं ना गोलाकार वाला चीज, इसे ही डोम्ब कहा जाता है या गुंबद कहा जाता है। इससे पहले किसी भी भवन में डोम्ब का प्रयोग नहीं किया गया। ये पहली बार है अलाई दरवाजा जिसमें गुंबद का प्रयोग किया गया था। भारत में इससे पहले जो है शिखर बनाए जाते थे मंदिरों के ऊपर, ये शिखर नुकीले ऐसे होते थे, है ना। तो शिखर में या गुंबद में अंतर होता है। ये हिंदू स्थापत्य कला है ना, ये हिंदू मंदिरों में होता है। लेकिन मस्जिदों के गुंबद आप देख रहे हो ना, ये उल्टे कटोरे जैसा होता है। तो ये पहली बार भारत में इसी अलाई दरवाजा में बनाया गया था और ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, ठीक है। इसने बाजार नियंत्रण की नीति लागू की थी। बाजार नियंत्रण की नीति लागू करने के उद्देश्य इसके ये थे कि इसने एक विशाल और अस्थायी सेना का गठन किया था और अस्थायी सेना को सैलरी पर रखता था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार यदि सेना को किसी ने सैलरी दी तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। इससे पहले सभी को सामंती प्रथा लागू थी, सैलरी के बदले उसे वेतन नहीं मिलता था बल्कि उसे भूमि दी जाती थी। लेकिन पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने ही इस प्रकार की नीति अपनाई और इस सैलरी को क्या करता था, सैलरी फिक्स कर दी गई थी सबकी। तो यदि इतनी मात्रा में, लाखों की संख्या में यदि आपके पास सैनिक हैं तो उसको सैलरी कहाँ से दिया जाए। आपने सेना का गठन तो कर लिया लेकिन आपके राजस्व के स्रोत अभी भी पड़े हुए हैं ना, वहीं के वहीं हैं। तो फिर इतनी सैलरी कहाँ से दोगे आप। इसके लिए जरूरी है कि आप उसी सैलरी में सामान सस्ती कर दो, ताकि आप 100 रुपए की सैलरी जो दे रहे हो तो 100 रुपए की सैलरी दो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चावल यदि 1 रुपए किलो मिले तो फिर कोई 100 रुपए में अपना गुजारा कर लेगा आसानी से, ठीक है। इसके लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू कर दी। चावल के दाम फिक्स करने लगे, गेहूं के दाम, कपड़ों के दाम, घोड़ों के दाम फिक्स करने लगे। बाजार में बिकने वाली सभी चीजों की जो है दाम फिक्स होने लगे। यानी कि यदि आपको 50 रुपए या 100 रुपया मजदूरी मिल रहा है, दिहाड़ी मिल रहा है या वेतन मिल रहा है, तो आप उसी पैसे में खूब बढ़िया से जिंदगी जी लोगे। भारत में सेना के लिए कैंटीन लागू किया जाता है आज 2025 में। पता है इस सेना के कैंटीन के पीछे क्या राज है, ये यही अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। सेना को फिक्स वेतन मिलता है, वो समाज के भीतर रहता है। जैसे कि पुलिस है तो टेबल के नीचे से सैलरी ले लेता, घूस ले लेता और अपनी सैलरी इनकम कर लेता, बढ़ा लेता। या फिर हो सकता कोई बिजनेस भी क्रिएट कर लेता और बिजनेस के सहारे अपने परिवार को बढ़िया से देखभाल करता। लेकिन बॉर्डर पर रहने के कारण उसकी जो 30-40 हजार की सैलरी है उसी में अपना जीवन गुजारा करना पड़ेगा ना। तो सरकार उसके लिए कोई ऐसा उपबंध करे कि उसी 30,000-40,000 के रुपए में उसका पूरा परिवार बढ़िया से खाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सरकार को बाजार नियंत्रण करना पड़ेगा। सरकार को उसके लिए सस्ती चीजें देनी पड़ेगी, इसीलिए कैंटीन शुरू किया गया है। कैंटीन में सैनिकों को मुफ्त या फिर आधी सब्सिडी पर चीजें दी जाती है। जो हम लोग तेल या साबुन या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदते हैं ना 100% में, उसे 50% लगेगा, वहां पर 50% का डिस्काउंट होता है, केवल सैनिकों के लिए होता है वो। दूसरा, सैनिकों को बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इतनी महंगी प्राइवेट स्कूल है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। इसके लिए सरकार सैनिक स्कूल की स्थापना करेगी और वर्तमान में जो देख रहे हो यही बाजार नियंत्रण प्रणाली की लागू है। तो अब इसके बाजार नियंत्रण के उद्देश्य देख लिया ना, किस लिए बाजार नियंत्रण स्थापित किया गया था। ये प्रणाली ये सैनिक के लिए बनाए रखने के लिए जरूरी था। इतनी विशाल अस्थायी सेना को बनाए रखने के लिए और उसे टाइम पर सैलरी देने के लिए बाजार नियंत्रण लागू जरूरी था, है ना। इस समय 3 प्रकार के बाजार थे। एक तो अनाज का बाजार हुआ करता था, दूसरा वस्त्र का बाजार हुआ करता था और तीसरे में घोड़े या फिर दास की बिक्री जो है, घोड़े या फिर दूसरे पशु या फिर दासों की बिक्री हुआ करती थी। तो इसके काल में 3 प्रकार के बाजार हुआ करते थे। अपने बाजार में इसकी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है ये सुचारू रूप से चले, कोई षड्यंत्र न करे, कोई महंगे दामों पर न भेजे, इसके लिए उसने बाजार में जो है बहुत सारे अधिकारी नियुक्त कर लिए थे और सभी एक दूसरे की जो है जासूसी करते रहते थे। इस समय जो बाजार नियंत्रण के जो सर्वोच्च अधिकारी थे उसे सहना या मंडी कहा जाता था। मंडी मतलब तो बाजार होता है और सहनी मतलब होता है सर्वोच्च अधिकारी। तो मंडी का सर्वोच्च अधिकारी इसने नियुक्त किया था और इस मंडी, सहना या मंडी के जासूसी के लिए इसने बहुत सारे गुप्तचर अधिकारी नियुक्त किए थे, जिसे बरीद और मुहियान कहा जाता था। तो आपको पूछेगा कि ये बरीद और मुहियान शब्द क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त किया गया एक गुप्तचर अधिकारी है, ये गुप्तचर हैं, ठीक है। कीमतें निर्धारित और सख्त नियंत्रण किया जाता था, उल्लंघन पर जुर्माना किया जाता था, उसे देश निकाला दिया जा सकता था, कारावास दे दिया जा सकता था या फिर अंग भी काट लिया जाता था, हाथ पैर गला काट लिया जा सकता था यदि कोई इसके
आदेशों का उल्लंघन करे। तो ये इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। इसके अलावा इसने कृषि सुधार भी किया। अब आप सेना रख रहे हो, इतनी बड़ी सेना रख रहे हो, अब अपने उसके लिए 100 रुपये निर्धारित किया है कि हम उसको 100 रुपये ही सैलरी देंगे, लेकिन आपकी सेना 1 लाख है। तो 1 लाख सेना को 100 रुपये की सैलरी देने के लिए जो 10 लाख रुपए होंगे या 1 करोड़ रुपए होंगे, वो भी तो आपके पास होनी चाहिए ना, 1 करोड़ रुपया भी। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, राजस्व अर्जित करना पड़ेगा। इसके लिए उसने कृषि प्रणाली शुरू की थी। इसने भूमि के पैमाइश कराना शुरू किया था, भूमि की नाप तौल, है ना, सभी आदमी के पास कितनी कितनी भूमि है, कौन व्यक्ति कौन सा सामंत कितने भूमि का स्वामी है, कितनी खेत जोतता है, उससे कितनी फसल होता है, यही होता है पैमाइश कराना, है ना। और उसके कुल कितना उपज होगा, यदि किसी के पास 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठा में कितना उपज होगा, ये हुआ पैमाइश कराना। और उसके आधार पर 10% या 50%, अलाउद्दीन खिलजी 50% टैक्स वसूलता था। यदि 10 कट्ठे में यदि किसी को 100 कुंटल अनाज हुआ तो उसमें से 50 कुंटल अनाज किसको देगा, सरकार को, अलाउद्दीन खिलजी को देगा, है ना। इसे होता है पैमाइश कराना। इसने जमींदार जो उस समय खुद और मुकद्दम कहलाता था, इससे भी टैक्स वसूला, इससे भी टैक्स वसूला। अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि यदि ये खुद और मुकद्दम इतना टैक्स वसूलेगा, इतना कमाएगा, तो ज्यादा अमीर हो जाएगा तुरंत, और यही अमीर होके फिर से राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर देगा, फिर से किंग मेकर की भूमिका निभाना शुरू करेगा। इसलिए इसके पास धन नहीं होना चाहिए, बहुत काफी कम धन होना चाहिए, इसलिए उस पर भी टैक्स लगा दिया था। इसने गृह कर यानी कि घड़ी कर भी लगा दिया था, और जो लोग बहुत सारे पशु रखता था, जानवर रखता था, उस पर भी टैक्स लगा देता था। इसके अलावा जितने सारे अवैध टैक्स थे उसको समाप्त कर दिया था। इसने टैक्स तो लगाया ही, सारे जो फालतू के टैक्स थे उस पर भी इसने वो कर दिया था। सैन्य अभियान और विस्तार देखिए, इसने सत्ता में आते ही सबसे पहले इसने क्या किया था, उसने सबसे पहले अपनी सेना का संगठन किया, और सेना कैसी बनाया जाए, सेना का गठन जो है, इसने सेना का रखरखाव कैसे हो, इसके लिए उसने अपनी कमाई को फिक्स किया, कमाई का जरिया जो है फिक्स किया। उसके लिए हमने देखा ना, बाजार नियंत्रण लागू किया, कृषि प्रणाली को रखरखाव को उचित किया। अब ये सब जब हो गया, तब वो प्रशासन पर ध्यान देना शुरू किया और साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। जब आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे, तब अब ऑब्वियस है कि अब ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, साम्राज्य जीतना शुरू करोगे। आपके पास शक्तिशाली सेना है, आपके पास बहुत सारा धन है, फिर क्या करोगे आप दूसरे प्रदेशों को जीतना शुरू कर दोगे। इसी अभियान में इसका पहला अभियान था गुजरात। इन्होंने गुजरात पर 1299 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था। गुजरात को जब आक्रमण किया था गुजरात पर, तो इस समय गुजरात आक्रमण का जो सेनापति था इसका उलुग खां था और नुसरत खां था, यानी कि अलाउद्दीन का सेनापति था ये, ठीक है, जब गुजरात पर आक्रमण किया था। और इस समय गुजरात पर रायकरण का शासन था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक अलाउद्दीन कौन था, रायकरण, है ना। इस आक्रमण के दौरान इसने सोमनाथ मंदिर को फिर से लूटा था, यानी कि मोहम्मद गजनवी के बाद ये दोबारा लूटा था। ये जो मलिक कफूर है, ये गुजरात के शासक का सेनापति हुआ करता था उस समय, ठीक है। और इसी कफूर को ये उससे जब गुजरात के शासक को रायकरण को हरा दिया, तो उस कफूर को उठा के अपने में ले आया और अपने सेनापति बना लिया इसका। तो मलिक कफूर जो है ये इसे यही मिला था गुजरात आक्रमण के दौरान ही। इसके बाद जितने सारे आप देख रहे हो कि जितने सारे अभियान होता है, वो सारे का नियंत्रण, सारे का सेनापति यही होता है, मलिक कफूर ही। तो मलिक कफूर इसे कहां प्राप्त हुआ था, गुजरात अभियान के दौरान इसे मिला था अलाउद्दीन खिलजी को। इसका दूसरा आक्रमण जो हुआ था रणथंभौर के खिलाफ हुआ था 1301 ईस्वी में। रणथंभौर का शासक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर का शासक था हम्मीर देव। हम्मीर देव के शासनकाल में इन्होंने यहां पर शासन किया था। इन्होंने हम्मीर देव ने मंगोल विद्रोहियों को इसने शरण दिया था, इसीलिए इसके किले को जीत लिया गया था, है ना। उसके बाद इसने तीसरा आक्रमण किया था चित्तौड़ के खिलाफ 1303 ईस्वी में। इस समय चित्तौड़ के शासक जो थे रतन सिंह था, महाराणा रतन सिंह, और इसी की बीवी थी पद्मावती, जिसके बारे में आप कहानी सुनते हो ना पद्मावत के बारे में, वो इसी की बीवी थी रतन सिंह की, ठीक है। तो चित्तौड़ के जो है खिलाफ इसी ने इसना ये किया था। चित्तौड़ किलों के जीतने के बाद इसने अपना खिजराबाद के नाम पर इसका नाम रखा था। खिजराबाद जो है खिजर खान, ये इसका पुत्र का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम था। जब चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया, रतन सिंह को हरा दिया, तब इसने इस किले का नाम अपने पुत्र के नाम पर रख दिया था। ओवरऑल इसकी राजपूत नीति यदि आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी की,
तो राजपूत राज्यों पर इसने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, जीत करके केवल उससे टैक्स वसूल के उसे छोड़ दिया था, उसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, यानी कि उसे हरा दिया। हराने के बाद उसी के राजा को फिर से उसका उत्तराधिकारी वहां पर बना दिया और कहा कि तुम जब तक हमें टैक्स देते रहोगे तब तक तुम राजा रहोगे, और जैसे ही टैक्स देना बंद कर दोगे तुम्हें राजा से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी राजपूत नीति थी। ये इसके उत्तर और पश्चिम भारत के अभियान थे। अब दक्षिण भारत के अभियान देखिए, इसने दक्षिण की नीति के खिलाफ क्या किया, यहाँ का सेनापति बनाया मलिक कफूर को। और मलिक कफूर जो हमें अभी गुजरात से देखा ना, गुजरात से प्राप्त किया था, अब इसे ही दक्कन अभियान का नेतृत्व सौंप देता है। अब दक्कन में जितने सारे अभियान होते हैं इस सभी का नेतृत्व यही करता है। पहला अभियान था दक्कन में बगलाना के खिलाफ, यहाँ का शासक भी रायकरण ही था, जो पहले गुजरात का शासक था, जो पराजित होकर यहाँ पर आ गया था, इसे दोबारा यहाँ पर पराजित कर दिया गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था देवगिरी अभियान। इस समय यहाँ का शासक था रामचंद्र, इसने आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। तो आत्मसमर्पण कर दिया तो इसे राय रायन की उपाधि दी और अपनी उसकी पुत्री से विवाह कर लिया इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरा शासक था वारंगल, 1309 में इसमें आक्रमण किया था, और इस समय यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव, है ना। बाद में फिर संधि कर ली गई, उसे हरा दिया गया था। इसका अगला आक्रमण था द्वार समुद्र या फिर मालाबार, जो पश्चिमी तट के इलाके हैं। यहाँ का शासक था बीर बल्लाल तृतीय, इसने बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर इसने अलाउद्दीन खिलजी ने उसके आत्मसमर्पण करने के बाद भी काफी यहाँ पर लूटपाट मचाया था। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर जो चिदम्बरम मंदिर था, इसी में काफी लूटपाट मचाई थी। मालाबार स्थित ये पांड्य साम्राज्य में ये मंदिर चिदम्बरम मंदिर स्थित था। तो इस शासन के दौरान, यानी कि जब ये मालाबार पर आक्रमण किया था, तो इसने काफी यहाँ पर लूटपाट मचाया था। जब देवगिरी का सफल अभियान पूरा कर लिया मलिक कफूर ने, तो इसे नायब की उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये इसका दक्षिणवर्ती अभियान था। इस अभियान के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन जो गोल्डन काल था वो समाप्त हो जाता है, और इसके बाद इसके अयोग्य और उत्तराधिकारी शासक सब स्थापित होता है, लेकिन वो सब कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद फिर तीसरा वंश स्थापित हो जाता है, जो होता है तुगलक वंश। इन्होंने 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन करता है। इस वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक होता है, जो 1320 से 1325 तक शासन करता है, और यही इस वंश का पहला शासक था, है ना। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी भी था। इसके समय में 29 बार मंगोल का आक्रमण हुआ था और सभी को इसने विफल कर दिया था। अब इमेजिन कर सकते हो, जब तक ये शासन रहा था, कितने देखिए 1320 से लेकर 25 तक केवल इसने 5 वर्ष शासन किया, और 5 वर्ष में इसने 29 बार इसके काल में, यानी कि हर 2 महीने पर मंगोल इसके समय आक्रमण करता रहा, और सभी बार जो इसे इसने विफल कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का पहला इसका शासक था यह गयासुद्दीन तुगलक, जिसने सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए थे और नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये कई बार पूछा गया है ना। सिंचाई के लिए कुएं और नहरों की खुदाई करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। इन्होंने कृषि टेक्नोलॉजी को भी काफी विकसित किया था। बंगाल अभियान के दौरान वहां से लौटते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, और लकड़ी के महल गिरने से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बंगाल विजय करके जब वापस लौटा वहां से, तो इसके पुत्र जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ा सा लकड़ी का महल तैयार किया था अपने पिता के वेलकम के लिए। लेकिन जैसे ही उस महल में प्रवेश किया तो वो लकड़ी का महल भड़बड़ा के गिर गया और ये उसमें मर गया। ठीक है, तो लोग कहते हैं, इतिहासकार कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने षड्यंत्र से अपने पिता की हत्या कर दी। जो भी हो, लेकिन इसके कारण ऐसा इसका मृत्यु है, लकड़ी के भवन में दब के इसकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक एक शहर बसाया था, ये उसकी उपलब्धि थी। इसने 56 कोट के दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। इसने एक मकबरे का निर्माण करवाया था जो कि पंचभुजी मकबरा है और तुगलकाबाद में स्थित थे। निजामुद्दीन औलिया इसी के बारे में कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है ना। ये बीपीएससी पूछा था 67वीं या 68वीं एग्जाम में पूछा था कि निजामुद्दीन औलिया ने ये जो कथन है दिल्ली अभी दूर है, ये किसके बारे में कहा है ना। तो ये इसी के बारे में कहा था, है ना, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इस वंश का दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था और इसका वास्तविक नाम जौना खां था। इसने उल्गू खां की उपाधि धारण की थी और इसे एमबीटी भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विद्वान शासक था, है ना। इसके शासनकाल में साम्राज्य अपने सर्वोच्च सीमा पर पहुंच गई थी। सबसे ज्यादा साम्राज्य
जो है सबसे ज्यादा लंबा साम्राज्य और विस्तृत साम्राज्य पर इसने शासन किया था। इसके साम्राज्य में 23 प्रांत थे और कुल 34 विद्रोह हुआ था इसके शासनकाल में। देख रहे हो कितना बड़ा सम्राट था। 23 प्रांत थे इसके साम्राज्य में। वर्तमान के जो 28 राज्य हैं हमारे, उसमें 23 प्रांतों में बांटा था इसने, और इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुआ था। कुल मिलाकर 34 विद्रोह हुए थे इसके शासनकाल में। इसका गुरु था शेख अलाउद्दीन। अब इसके कुछ एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ विरोधाभासी कार्य हैं, जिसे वो अच्छे उद्देश्य को लेकर के शुरू तो किया था, लेकिन वो उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया था। सभी बीच में अधूरा छोड़ के इसने वापस ले ली थी। जैसे कि 1325 ईस्वी में इसने द्वापर में वृद्धि की थी, जो किसी कारण से असफल रहा था। इसने 4-5 काम शुरू किया था, 5 काम शुरू किया, पांचों के पांचों असफल रहे थे, इसीलिए इसे विरोधाभासी काम कहा जाता है। 1326 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से उठा करके देवगिरी ले गया था, लेकिन ये राजधानी परिवर्तन भी इसे महंगा पड़ा। फिर से उसे वापस उठा के ले आया। 1335 में उसे राजधानी को उसे वापस उठा के ले आया था 10 साल में। 1329 में इसने एक टोकन मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाया था, जो कि तांबा और पित्तल का मिक्स हुआ करता था। 1339 ईस्वी में इसने एक खुरासन या फिर कराचील अभियान चलाया था। इसका उद्देश्य था एशियाई और फारस की खाड़ी के साथ व्यापारिक मार्गों तक पहुंच प्रदान करना, लेकिन इसका ये खुरासान और कराचील अभियान भी असफल हुआ। तो इसे विरोधाभासी कार्य कहा जाता है एमबीटी के। ये सारे कार्य जो हैं महत्वपूर्ण कार्य हैं। इतिहासकार कहते हैं कि यदि ये इसके कार्य सक्सेस हो जाता ना, सफल हो जाता, तो पूरी सल्तनत का जो है ये सबसे महान ख्याति प्राप्त करने वाला शासक होता और देश का इतिहास कुछ और होता। लेकिन ये ऐसा कुछ हुआ नहीं, सारे इसके असफल रहे। इसने एक दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना करवाई थी। इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता भारत यात्रा के दौरान रेहला नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी देता है ना। इब्न बतूता नामक जो यात्री था वो इसी के शासनकाल में आया था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी यानी कि प्रधान न्यायाधीश इसे नियुक्त कर दिया था दिल्ली का, है ना। और फिर उसके शासनकाल में ही क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसी काजी को अपना राजदूत बना करके चाइना दरबार में भेज दिया था, है ना। तो ये सभी चीजें इब्न बतूता के साथ में होता है, ये याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अकेला सुल्तान था जो हिंदू रीति रिवाजों में ये भाग लेता था, उसके हिंदू के उत्सवों में भाग लेता था। इसके शासन हमने अभी देखा ना कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो है विस्तृत साम्राज्य पर इसने शासन किया था। लेकिन इसी के साम्राज्य से, इसी के शासनकाल से दिल्ली सल्तनत में फूट पड़नी भी शुरू हो गई थी, है ना। इसी के साम्राज्य में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने दक्षिण में जाके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली, जो दिल्ली सल्तनत को छोड़ दिया। दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर इसने एक अलग से साम्राज्य की स्थापना कर ली। कल हम उसी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ ही 10 सालों बाद ही 1347 ईस्वी में हसन गंगू नामक एक फिर से दूसरे शासक ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। ये सभी पहले इसके गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन बाद में जैसे ही देखा केंद्र में शक्ति कमजोर होती गई है, या फिर एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो है बूढ़ा हो गया है, अब वो इतना शक्तिशाली नहीं रहा, तो उससे अपने स्वतंत्रता घोषित कर ले। इसके शासनकाल में दिनार नामक सोने का सिक्का हुआ करता था। चांदी के सिक्के को अदली कहा जाता था। ये 2 सिक्के प्रचलित थे। ठट्टा जो कि सिंध में है, यहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसकी मृत्यु के बाद बदायूनी नामक इतिहासकार लिखता है कि सुल्तान और प्रजा दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई थी। इस प्रकार के कथन सब याद करिएगा। ये सब इस स्टेटमेंट से पूछ लिए जाते कि ये स्टेटमेंट किस इतिहासकार का है और किस शासक के बारे में कहा गया है। इसका उत्तराधिकारी हुआ फिरोज शाह तुगलक। इसने 1391 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। जहां पर इसका ठट्टा में मृत्यु हो गया था वहीं पर एक बार, और दूसरा इसके राजधानी में 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो 2 बार राज्याभिषेक करने वाला पहला सुल्तान हो गया ये। दूसरा 1360 ईस्वी में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को इसने ध्वस्त कर दिया था। इसने 24 प्रकार के करों को समाप्त करके केवल 4 प्रकार के कर को जारी रखा था, जिसे कहा जाता है खराज, खम्स और जजिया तथा जकात। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला भारत का पहला सुल्तान था ये, है ना। यानी कि इससे पहले ब्राह्मणों पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। ये पहला शासक हुआ जिन्होंने ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया था। इसने सिंचाई कर नामक एक नया टैक्स लगाया था, जिसके समय सिंचाई कर 1/10 हुआ करता था, जो उपज का 1/10 हुआ करता था।
यदि 100 किलो अनाज यदि किसी खेत से उग रहा है और यदि आपने आपने उस खेत में सिंचाई यूज किया है केंद्र सरकार का, तो आपको 1/10 यानी 100 किलो का 10 किलो उसको टैक्स देना पड़ेगा सिंचाई के लिए। इसने 5 बड़े बड़े लंबी नहरों का निर्माण करवाया था। अपने शासनकाल में 1200 बाग, 300 नगर बनाए थे। इस 300 नगर में 3 नगर जो है फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर, ये 3 नहर इसी ने निर्माण करवाए थे। इसने सम्राट अशोक के मेरठ और टोपरा के स्तंभ को उठा करके दिल्ली में स्थापित करवा दिया था। इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया था, जैसे कि हम वर्तमान में देख रहे हैं ना, श्रम रोजगार ब्यूरो होता है, ऐसे ही ये रोजगार दफ्तर हुआ करता था। दीवान ए खैरात जो कि मुस्लिम स्त्रियों की सहायता के लिए होती थी, तो इसे दीवान ए खैरात, और दीवान ए बंदगान जो कि दासों के लिए एक होता था, जैसे वृद्धाश्रम होता है ना दासों के लिए, ये इसने दीवान ए बंदगान की स्थापना करवाया था। इसने सैनिकों को जागीर में वेतन देना शुरू किया था और पद वंशानुगत बनाए थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो शुरू किया था ना सैनिकों को वेतन कैश देना, उसके विरुद्ध इसने शुरू कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सभी को सैलरी देना शुरू किया था ना अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन इसने क्या किया, जागीर में क्या किया, जागीर देना शुरू किया, जमीन देना शुरू कर दिया फिर से। और वो जागीर जो है, जागीर यानी कि जमीन, वो वंशानुगत होता था। एक सेनापति को दे दिया तो उसके उत्तराधिकारी को भी रहेगा, वो उसके पुत्र से, उसके पुत्र, उसके पुत्र से ऐसे ट्रांसफर होता जाएगा, है ना। तो ये गंदी प्रथा थी जो इसने लागू कर दिया था। इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसे फतुहात ए फिरोज शाही कहा जाता है ना। इसने फिरोज शाह कोटला का भी निर्माण करवाया था। अभी वर्तमान में फिरोज शाह कोटला का जो ग्राउंड देख रहे हो, है ना, जिसे अरुण जेटली स्टेडियम नाम रखा गया है, दिल्ली में है, ये इसका निर्माण इसी ने करवाया था। ठीक है। इसने एकता प्रणाली को पुनः लागू कर दिया था। इसके शासनकाल में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई थी। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा यदि दासों की संख्या है तो इसी के शासनकाल में हुई थी। इसने 1363 ईस्वी में एक ज्वालामुखी मंदिर है, इसे ध्वस्त कर दिया था। तो इसने 2 मंदिर का नाश कर दिया, इसने एक इसको, और पूरी मंदिर को हमने देखा था कि पूरी के मंदिर को इसने भी ध्वस्त कर दिया था। इसने एक ग्रंथ है दलाइते फिरोज शाही नामक ग्रंथ का अनुवाद करवाया था। इसके शासनकाल में अद्धा, बिख और ससगनी नामक सिक्के हुआ करते थे। इसके शासनकाल के जो सिक्के थे ये इसे कहा जाता था, अद्धा, बिख और ससगनी। इसने कुतुब मीनार की जो इसके शासनकाल में 4थी मंजिल टूट गया था और 4थी मंजिल के स्थान पर इसमें 4थी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल को सबसे भ्रष्ट शासनकाल कहा जाता है। इसके शासनकाल में एक विदेशी इतिहासकार है हेनरी इलियट, इसने कहा है कि सल्तनत का ये अकबर है ना, इसकी उदारता को देख करके कहा था। इसका उत्तराधिकारी हुआ नुसरत शाह और इसका उत्तराधिकारी हुआ नसरुद्दीन महमूद, है ना। तो इसके बारे में बहुत जानना नहीं है, लेकिन इसके बारे में याद रखना है कि नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया था और दिल्ली को खूब लूटा था, है ना, दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। तुगलक वंश का यहाँ पर अंत भी हो जाता है नसरुद्दीन महमूद के साथ ही। इसके बाद दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक इस वंश का शासन रहता है। इस वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण किया था, है ना, तो आक्रमण करने के बाद इसके कुछ जीते हुए जो प्रदेश थे वहां पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और उसी उत्तराधिकारी में से था ये खिजर खां। ये खिजर खां पहले क्या था, ये तैमूर लंग के शासनकाल में उसका सेनापति हुआ करता था पंजाब के एरिया का, है ना। और जब ये तैमूर लंग वापस गया तो इसे अपना उत्तराधिकारी सौंप गया, है ना। तो सैयद वंश की स्थापना इसने कर ली यहाँ पर खिजर खान ने, है ना। खिजर खां पहले क्या था, तैमूर या फिर तैमूर की जो मुल्तान वाला इलाका जो था पंजाब का इलाका, इसका सेनापति हुआ करता था, इसका राज्यपाल था। और जब ये वापस गया, तैमूर लंग वापस गया तो इसे सौंप दिया था। तो फिर इसने अपने ही इलाके पर इसने सैयद वंश की स्थापना कर डाली थी। तो सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने किया था। सैयद का मतलब होता है पैगंबर, मोहम्मद का वंशज, है ना। इसने सुल्तान नहीं घोषित किया स्वयं को, ये केवल इसका वंशज ही मानता था। ये खुद को रैयत या आला की उपाधि जो है धारण करके ही खुश रहा, इसने कभी सुल्तान नहीं कहलाया अपने आप को। दूसरा था इसका उत्तराधिकारी मुबारक शाह, ये खिजर खां का उत्तराधिकारी था लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। इसने खुतबे भी पढ़वाए थे अपने नाम से। इसने अपने शासनकाल में जो तैमूर लंग का बेटा था शाहरुख,
उसको टैक्स देना बंद कर दिया था। ठीक है, इसके काल में, इसके शासन काल में इतिहासकार जो है याहिया बिन शरहिंदी इसके राज दरबारी थे। याहिया बिन शरहिंदी इसके शासनकाल में भारत आया था और इसके शासनकाल में आया था। इन्होंने तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए मुबारक शाही लिखा था। ये तारीख ए मुबारक शाही इसी की जीवनी है, मुबारक शाह की। ठीक है, मुहम्मद शाह ये उसका अगला उत्तराधिकारी हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद ये कमजोर शासक हुए, कुछ पढ़ने वाला है नहीं। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। इन्होंने स्वेच्छा से अपनी सत्ता जो है एक लोधी वंश को सौंप दी, बहलोल लोधी को, और ये खुद चला गया दूसरे जगह बदायूं, है ना। इसके बाद भारत पर प्रथम अफगान राज्य, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना हो जाती है लोधी वंश की। लोधी वंश के जो शासक थे बहलोल लोधी, ये अफगानिस्तानी थे, अफगान से आए थे और भारत में व्यापारी करते थे। और कभी कभी भारत के जो कुछ बड़े बड़े राजवंश हुआ करते थे, उस राजवंश में ये ऊंचे पदों पर भी नियुक्त हो जाते थे। इसीलिए भारत पर शासन करने वाला जो पहला अफगान राजवंश था, ये यही था, लोधी वंश। इस वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी 1451 ईस्वी में। ये अफगान मूल के थे और कभी कभी प्रशासनिक पदों पर रहते थे। ये शुरुआत में व्यापार के रूप में भारत आए थे, एक व्यापारी थे, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली पर आज शासन करने वाला, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश है कौन? ये लोधी वंश, है ना। इस वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ये राज दरबार में सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि दरबारियों के बीच में बैठता था। सरदारों को इसने मकसद ए अली कहकर जो है संबोधित करना शुरू कर दिया था। इसने हुसैन शाह जो कि जौनपुर के शासक थे को पराजित किया था। ठीक है, इसने ग्वालियर के मान सिंह को भी हराया, लेकिन वापस जब आ रहा था वहां से तो इसकी मृत्यु हो गई थी वहां पर। और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खान था, लेकिन इसे इसलिए याद रखा जाता है कि इसने गज ए सिकंदरी नामक एक भूमि माप की एक नई प्रणाली विकसित की थी। और दूसरा इसलिए याद रखा जाता है कि इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और इसे अगले साल जो है उसने अपनी राजधानी भी बना लिया था। ये फारसी भाषा में गुलरुखी नाम से एक कविता भी लिखता था। तो ये इसका शासनकाल, इसलिए यही 3-4 काम है इसके जो प्रसिद्ध है। ठीक है, पहला गज ए सिकंदरी भूमि माप प्रणाली, आगरा शहर की स्थापना और गुलरुखी नामक ये कहानी। ठीक है, इसके शासनकाल में आयुर्वेद पर जो लिखे गए ग्रंथ हैं जिसे फरहंग ए सिकंदरी कहा जाता है, ये लिखा गया था। और दूसरा संगीत पर एक ग्रंथ लिखी गई थी जिसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया था इसने, फारसी अनुवाद लज्जत ए सिकंदरी के नाम से। तो ये ग्रंथ का भी इसने करवाया था। ठीक है, दूसरा इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। इसने अपने साम्राज्य के भीतर मुहर्रम और तजिया निकालने पर रोक भी लगा दी थी, है ना। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश का और लोधी के साथ साथ पूरे दिल्ली सल्तनत का, है ना, पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। क्योंकि इसके बाद भारत पर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। भारत पर इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। इसने इब्राहिम लोधी के शासनकाल में 2 युद्ध हुए थे। एक तो घटोली का युद्ध हुआ था और दूसरा हुआ था पानीपत का युद्ध, है ना। घटोली के युद्ध जो है इन्होंने राणा संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा भी कहा जाता है, इसके बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी, है ना। तो ये जो है इब्राहिम लोधी अपने जीते जी केवल 2 युद्ध लड़ा। पहला युद्ध था घटोली का युद्ध जो कि 1517-18 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, है ना, जो कि ग्वालियर के पास स्थित है घटोली। इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया था। दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे, 1526 में, 1556 में और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पानीपत का युद्ध। तो ये अभी पहला युद्ध है। दूसरा सम्राट अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और तीसरा मराठा के शासनकाल में हुआ था, मराठा और अब्दावली के बीच में। ठीक है, ये पहला वाला है पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, है ना। इसी युद्ध में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, है ना, और आक्रमण करके इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत का सर्वनाश कर दिया। और दिल्ली सल्तनत का सर्वनाश करके यहां पर मुगल वंश की स्थापना कर दी। इस तरह से इस पानीपत के प्रथम युद्ध में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ।
इसमें एक वंश का अंत हो जाता है और दूसरे वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का जहां पर अंत हो जाता है वहीं से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है इस पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो इस युद्ध को बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। और ये दोनों युद्ध किसके किसमें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के साथ साथ लोधी वंश का भी अंतिम शासक था। लोधी वंश का अंतिम शासक तो था ही, और इस वंश का पूरी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जो है कुल मिला के कितने चीज देखे, ये जो 5 राजवंश थे दिल्ली सल्तनत के, इन्हीं 5 राजवंशों के बारे में देखा, और उसके जो महत्वपूर्ण राजा थे जो सुल्तान हुए हमने उसके बारे में देखा था। यही चीजें थी। कल के शासनकाल, कल के जो हमारा क्लास होगा उस कल के क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, केंद्रीय प्रशासन कैसा था, उसकी राज्य प्रशासन कैसा था, उसका जो स्थानीय लोकल प्रशासन था वो कैसा था, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसे चलता था उस समय का अर्थव्यवस्था, विदेश व्यापार होता था नहीं होता था, आंतरिक व्यापार की क्या दशा थी, कौन कौन से व्यवसाय थे उस समय, एग्रीकल्चर की क्या दशा थी उस समय, है ना, कौन कौन सा पेशा था उस समय, इन चीजों को देखना है। सल्तनत काल की वास्तुकला के बारे में देखेंगे, है ना, कौन कौन सी वास्तुकला इस समय विकसित हुई थी, ये लोग कौन कौन से तुर्की लोग वापस जो देश भारत में आए थे, सत्ता स्थापित की थी, तो कौन कौन से कला लेके आए थे, है ना। इस्लाम कला देख रहे हो ना, आप देख रहे हो यहाँ पर पहली बार है यहाँ ना, क्या हो रहा है, बहुत सारे मीनार की स्थापना की जा रही है। भारत में मकबरा निर्माण कला की परंपरा की शुरुआत हुई है ना, तो ये सब चीज इसी काल में शुरू हुई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगीत काल में क्या विकास हुआ था, साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या लिखी गई थी, हम देख रहे हैं ना सारे इतिहासकार अलग अलग इतिहास लिखी जा रही है इस काल में, तो बहुत सारे साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी प्रगति हुई थी। तो कल के सेशन में, और दूसरा हम सबसे बड़ा इसका धर्म है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में धार्मिक स्थिति हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस्लामिक सत्ता का प्रवेश होता है, और भारत के जो पहले से बहुसंख्यक लोग हैं हिंदू, इन दोनों के बीच में टकराव शुरू होगा, और इन्हीं दोनों का टकराव शुरू होगा, तो इस टकराव को कम करने के लिए भारत में एक आंदोलन छिड़ेगा। इसी आंदोलन को कहा जाता है भक्ति आंदोलन। ये भक्ति आंदोलन दोनों धर्मों में शुरू होगा, मुसलमान के धर्म में शुरू होगा, सूफी आंदोलन, सूफों के द्वारा सूफी संत क्रिएट होगा, और वो कहेगा कि भाई समाज में सामंजस्य स्थापित करो। फिर दूसरी तरफ भारत के जो भक्ति हिंदू धर्म है उसमें भी बड़े बड़े संत क्रिएट होंगे, और वो भी अपना प्रवचन देना शुरू करेंगे कि राम रहीम सब एक हैं, अल्लाह ईश्वर सब एक हैं, झगड़ क्यों रहे हो, ठीक है, सभी धर्म एक ही होते हैं, सभी का प्रमुख मकसद वही है, वही ईश्वर को प्राप्त करना। तो इस तरह के प्रवचन देगा ताकि सामंजस्य स्थापित हो सके, दोनों धर्म आपस में यहाँ पर मेल जोल से रह सके, है ना। तो कल के सेशन में हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर अपनी आज के सेशन को विराम देते हैं और मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।